तो चेक करने बोल रही हूँ क्या ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का? चल रहा है व्हाट्सएप कर रही हूँ। फोस्फेट से यू बैंड था, फोस्फेट से यू बैंड्स में कैसे डेवलप होता है? तो सेल्स में ऑफ पहले हम लोग मॉलिक्यूल्स का देखे थे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। इसके बाद क्या क्या था? प्रोकैरियोट्स का था, यूकैरियोट्स का था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से था। ये सारी चीजों को देख लिए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? एविडेंसेस पढ़ेंगे। पहला कौन सा है? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, फिर मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस, फिर बायोजियोग्राफिकल रहेगा जिसमें अडैप्टिव रेडिएशन है। उसके बाद बायोकेमिकल है। नेक्स्ट क्या रहेगा? एम्ब्रियोलॉजिकल, और एक क्या रहेगा? बाय नेचुरल सिलेक्शन का। तो टोटल हम लोग 6 क्या पढ़ेंगे? एविडेंसेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कौन सा है? पैलेंटोलॉजिकल मतलब स्टडी ऑफ फॉसिल्स रहेगा ये। तो फॉसिल्स मतलब क्या होता है? रेमनेंट्स ऑफ क्या लिखा है? लाइफ फॉर्म्स है, मतलब उसका बचा हुआ जो चीज बचा हुआ रहेगा, पूरा जो प्रेजेंट रहेगा, मतलब बहुत टाइम तक डीके होने के बाद जो बचा हुआ रहेगा, रेमनेंट्स उसको बोल रहे हैं। तो ये लगभग रॉक्स में है और अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, तो ये इवोल्यूशन के टाइम पे फॉसिल्स जो है वो क्या है? रिटन डॉक्यूमेंट्स है बस। तो हम लोग के पास बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के फॉसिल्स रहते हैं, जैसे कि अनअल्टर्ड फॉसिल्स है, स्केलेटल है, मोल्ड्स और कास्ट है, पेट्रिफाइड, इम्प्रेशन और इम्प्रिंट। ये सब अलग अलग टाइप के फॉसिल्स है। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई कोई फॉसिल क्या रहता है, जैसे इम्प्रेशन हो गया। इम्प्रेशन मतलब जैसे कोई ऑर्गेनिज्म ने अपना जैसे पैरों का छाप वगैरह छोड़ के गया तो वो इम्प्रेशन में आ जाएगा। फिर पेट्रिफाइड का रहेगा जो कि केमिकल से रिलेटेड रहेगा, केमिकल इवोल्यूशन से रिलेटेड वाला जो रहेगा। फिर स्केलेटल जो नॉर्मल फॉसिल्स है, स्केलेटल वाला। ये अलग अलग टाइप के क्या रहेंगे? फॉसिल्स रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग? कनेक्टिंग लिंक। तो कनेक्टिंग लिंक का मतलब क्या होता है कि दो किसके डिफरेंट डिफरेंट फाइलम ऑफ एनिमल्स के क्या शो करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे। फाइलम याद है? कौन से फाइलम थे? 7 8 में। कौन से बताओ स्टार्टिंग से। पोरीफेरा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सारी चीजें लास्ट में। तो दो फाइलम के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक, मतलब दो फाइलम के बीच के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है तो वो क्या रहेगा? कनेक्टिंग लिंक होगा उसका। तो यहाँ पर वही देखेंगे, सबसे पहला रहेगा आर्कियोप्टेरिक्स का देखेंगे। आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच का क्या रहेगा? कनेक्टिंग लिंक रहेगा। यानी कि इसके टूथ जो बीक रहेंगे वो रेप्टिलियन कैरेक्टर है यहाँ पर। उसके बाद इसके जो विंग्स हैं वो क्या है? बर्ड्स के कैरेक्टर है। और लास्ट में लॉन्ग टेल भी क्या रहेगा? रेप्टिलियन कैरेक्टर रहेगा। तो ये आर्कियोप्टेरिक्स उसका रहेगा। तो इसका मतलब ये दोनों के, यानी कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स दोनों के क्या शो करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। क्या हुआ? नेक्स्ट देख लेना कि किसका किसका है। कनेक्टिंग लिंक्स अलग अलग है। जैसे यूग्लिना, यूग्लिना पढ़े हो? प्लांट किंगडम में था, सॉरी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में था। उसमें एनिमल्स और प्लांट्स के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है वो यूग्लिना होता है। उसके बाद प्रोटेरोस्पॉन्जिया जो होता है वो प्रोटोजोआ और पॉलीफेरा के बीच का है। उसके बाद नियोफिलिना, नियोफिलिना आप लोग पढ़े होंगे 11th में अगर याद होगा तो। वो एनेलिडा और मोलस्का के बीच का जो रहेगा कनेक्टिंग लिंक वो नियोफिलिना है। उसके बाद पेरीपेटल जो रहेगा वो एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का है। और लैटिमेरिया जो रहेगा वो फिशेस और एम्फिबियंस का कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। और एक सीमोरिया आता है, सीमोरिया इसमें भी है, वो है एम्फिबियंस और रेप्टाइल्स के बीच का ये रहेगा। बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच का क्या था? आर्कियोप्टेरिक्स था। सीमोरिया किसके बीच का है? एम्फिबियंस और रेप्टाइल्स।
एम्फीबियन विच इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स रहेगा। और एक यहाँ पर है वो है इक्थियोसेफिया, का क्या रहेगा बिटवीन फिशेस और क्या रहेगा एम्फीबियन, जो कि सेम लैटिमेरिया जो रहेगा वही सेम रहेगा, कनेक्टिंग लिंक रहेगा जिसका फिशेस और एम्फीबियन का। कौन सा आर्कियोप्टेरिक्स याद रखना है, सिमोलिया याद रखना है, ये दोनों वेव है और नियोबिलिना 11th में पढ़े थे, तो वो अगर क्वेश्चन में आता है तो 11th में बोलो। तो आगे भी नहीं पढ़ोगे क्या 11th, सोचिए। अब नेक्स्ट देख लो, डिटरमिनेशन ऑफ एज ऑफ फॉसिल में हम लोग के 4 प्रोसेस है। पहला रिलेटिव डेटिंग मेथड है, दूसरा क्या है कार्बन डेटिंग मेथड है, तीसरा पोटेशियम आर्गन मेथड है और चौथा यूरेनियम डेट टेक्निक। तो मेनली कौन सा हम लोग यूज करते हैं, कार्बन डेटिंग टेक्निक यूज किया जाता है, रिलेटिव डेटिंग किया जाता है। तो क्या रहेगा, इरोशन ऑफ रॉक कितना टाइम तक इरोड हुआ है उसको स्टडी किया जाएगा, और फॉसिल जो है कौन से ओल्डर है या कौन से मतलब अपने हैं वो उस हिसाब से रिलेटेड मतलब वेट के हिसाब से देखेंगे कितना ज्यादा वो गहरा है और कितना ज्यादा नहीं। उसके बाद कार्बन डेटिंग में ये याद रखना है कि इसमें क्या यूज हो रहा है, 340 रेडियो एक्टिव यूज हो रहा है, वो नेचुरली फूड चेन में ही अगर तो ये इसका हाफ लाइफ पीरियड जो रहेगा वो 5700 ईयर्स है। कार्बन डेटिंग टेक्निक का याद रखना कि कैसे हो रहा है डिटरमिनेशन फॉसिल्स का, और इसका जो प्रेजेंस है फॉसिल में वो कैलकुलेट करता है किस चीज को, एज ऑफ फॉसिल। उसके बाद पोटेशियम आर्गन मेथड है, एक्सचेंज में क्या रहेगा पोटेशियम डीके हो जाएगा आर्गन में, तो पोटेशियम रॉक्स में भी प्रेजेंट होता है, तो जो भी ये रॉक्स में देखेंगे हम लोग कि कितना अमाउंट ऑफ पोटेशियम डीके हो रहा है उस हिसाब से इसका क्या निकालेंगे, एज निकालेंगे फॉसिल का। नेक्स्ट यूरेनियम साइड पे भी क्या रहेगा, यूरेनियम जो है वो डीके होकर क्या बनाएगा, लेड का प्रोडक्शन करेगा। यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो अनस्टेबल से स्टेबल फॉर्म में बनेगा, रेडियम रेडियो एक्टिव रहेगा तो क्या रहेगा स्टेबल फॉर्म में जाएगा, लेड में बनेगा किया जाए। तो लगभग 1 मिलियन ग्राम ऑफ यूरेनियम जो है वो 72,600 ग्राम ऑफ लेड प्रोड्यूस करता है। इसी को कैलकुलेट करेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ लेड है और किससे क्या होगा, एज का कैलकुलेशन होगा किसका फॉसिल। तो दो नेम याद रखना, कौन सा, रिलेटिव डेटिंग और सी फॉसिल, ये दोनों याद रखना। नेक्स्ट देखो इवोल्यूशन है किसका, फर्स्ट का। पहला कौन सा है, यहाँ से शुरू है, जो हिपर्स का है, फिर जो हिपर्स है, फिर मेरी हिपर्स है, फिर क्रायोन हिपर्स और बन जाएगा लास्ट वाला। सबसे पहला जो हिपर्स है वो डॉन हॉर्स भी बोल रहे हैं इसको। फिर क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, इसमें डिफरेंस आ रहा है, तो वो ठीक है, इसका शॉर्ट हेड और नेक है, मतलब अलग अलग। उसका फॉसिल जो है वो कहाँ पर मिला था, नॉर्थ अमेरिका में मिला था पहले, इसी का है करके। फिर 4 फंक्शनल डोज हैं, ठीक है। बस जो हिपर्स है, जो हिपर्स जो रहेगा इंटरमीडिएट साइज का है। बस मेरिस्टिकस का रहेगा, इसको हम रेडिएटिंग हॉर्स में बोल रहे हैं। नॉर्मल इसका साइज नॉर्मल साइज का ही रहेगा, छोटे छोटे चीजें रहेंगे अब हिसाब से। बस जो हिपर्स में जैसे इतने सारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक क्या दिखा रहे हैं, जैसे क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, तो होल क्लास का दूसरा इसमें क्या रहेगा, लॉन्गर हेड और नेक रहेगा, और ये एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया से 1 सेंटीमीटर हाइट इसका जो है वो है। तो ये भी वहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में अरोड हुआ था, तो वहाँ पे उसके फॉसिल्स के देखा जाएगा। नाम याद रखते हैं, सबसे पहले कौन सा था, जो हिपर्स था, तो इसमें था एज वाले का, यानी एज आगे बढ़ती क्वेश्चन रहेगा, एज का जो हिपर्स तो जो क्या रहेगा बस, तो याद रखना। तो फर्स्ट और लास्ट दोनों ही है, पहला वाला जो हिपर्स है, ऊपर वाला हिपर्स है, बाकी का हिपर्स ही ऐड रहेगा, तो है और क्या रहेगा मेरी। ये थियोलॉजिकल टाइमलाइन का है कि कब क्या था करके, तो एरा के हिसाब से रहेगा। यहाँ से हम लोग देखते हैं मेन पैलेजोइक एरा, मेसोजोइक एरा और एक क्या रहेगा सिनोजोइक एरा रहेगा। तो सिनोजोइक एरा रहता है, उसी के सारे इवोक पढ़ते हैं
इसका डेवलपमेंट स्टार्टिंग से यहाँ से देख रहे हैं ना, तो स्टार्टिंग वाला जो एरा रहेगा वहां से लाइफ का फॉर्म क्या है, स्मॉलर लाइफ और स्मॉलर लाइफ ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, फिर धीरे धीरे क्या होता है डेवलपमेंट होता है, फिर ह्यूमंस का डेवलपमेंट होता है। तो उसी चीज को शो किया है। बाद में जब ब्रेन वाला पढ़ेंगे तो एक एक एरा के हिसाब से देखेंगे कि कौन सा कब था कैसे। तो स्टार्टिंग में बस इतना याद रखना कि इसमें क्या रहेगा, पैलोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा और एक क्या रहेगा सीनोजोइक एरा। ये तीन तरीके मतलब तीन एरा ही मेन यहाँ का इवोल्यूशन या डेवलपमेंट हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्या देखते हैं, पैलेंटोलॉजिकल, यहाँ क्या होता है पूरी तरीके से खत्म होता है, फॉसिल्स का खत्म होता है। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस। तो मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल में हम क्या देखेंगे कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स या प्लांट्स भी रहेंगे जो कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स शो कर रहे हैं। जैसे इसको हम एक्सप्लेन करते हैं किससे, होमोलोगस से और एनालॉगस से। होमोलॉगी और एनालॉगी रहेगा। तो होमोलोगस मतलब स्ट्रक्चर और ओरिजिन इसका क्या रहेगा, लेकिन फंक्शन क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। सिमिलर स्ट्रक्चर और ओरिजिन रहेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, होमोलॉगी बोलते हैं। तो इसमें क्या नजर आ रहा है, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर इसका लगभग फिजिक्स और लिम्स जो है वो लगभग वैसे ही रहेंगे, इसका फंक्शन जो है वो अलग अलग है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स में देख लो क्या क्या है। होमोलॉगी इन प्लांट्स देख लेना, थॉर्न्स एंड टेंडल्स ऑफ बोगनविलिया सुकुरबिटा जो है इसका एग्जांपल्स रहेगा। यहाँ पर दोनों का शो हुआ है, जैसे कि ये जो थॉर्न्स है और यहाँ पे जो टेंडल्स है ये दोनों क्या रहेंगे, सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इसका फंक्शन रहेगा। इसके अलावा इसमें भी देख लो मैन, चीता, व्हेल और बैट, इसमें भी क्या रहेगा, सिमिलर स्ट्रक्चर, ओरिजिन इसका वही रहेगा लेकिन फंक्शन उसका डिफरेंट रहेगा। व्हेल का फंक्शन क्या है, बैट का भी फ्लाई करना, इसका फंक्शन डिफरेंट रहेगा। तो ह्यूमन हैंड, व्हेल का फ्लिपर्स बोल रहे हैं और बैट का विंग और चीता का फुट, ये सारे एग्जांपल्स हैं इसके। तो फोरलिम्स में इसमें क्या रहेगा, डिफरेंट फंक्शन रहेगा लेकिन इसका एनाटॉमी जो है वो सेम रहेगा। जैसे कि इसका ह्यूमेरस, अल्ना, ये सब चीजें रहेंगी। लोगों को उससे ध्यान से ह्यूमेरस किसको बोलते हैं, अल्ना किसको बोलते हैं, रेडियस और अल्ना है और एक वो रहेगा। तो रेडियस, अल्ना, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स। कार्पल्स क्या होता है, फिक्स वाला स्ट्रक्चर को, और मेटाकार्पल्स और पैलेंजेस सिंगल्स वाला था। होमोलॉगी जो है वो हार्ट और ब्रेन में भी शो होगा। हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट में, फिशेस, एम्फिबियन सबके उसमें रहेगा। ब्रेन में क्या रहेगा, तो होमोलॉगी रहेगा। उसके बाद उसमें और भी देख लो, जैसे कि ओरिजिन जो है वो क्या है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि लेस सिमिलर रहेगा लेकिन सर्वाइव करेगा और अडेप्ट करेगा डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। जैसे कि कॉमन एंसेस्टर है एक ही, लेकिन उसके जेनेटिक वेरिएशन से अलग अलग हो रहा है। जो ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन से चेंज होकर उसका इवोल्यूशन जो है वो अलग अलग हो रहा है। इसी का मतलब होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब जो भी रिलेटेड स्पीशीज रहेंगे वो क्या रहेंगे, लेस सिमिलर बनेंगे ताकि वो अडेप्ट कर पाए एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से। हो गया बात है, क्या बताइए, बताओ तो डाइवर्जेंट में क्या बनेंगे, ग्रुप बनेंगे। और बात कर दो, पूरा कंप्लीट कर दो, खत्म नहीं हुआ है तो अभी। नेक्स्ट कौन सा रहेगा, एनालॉगस। एनालॉगस में क्या रहेगा, फंक्शन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रहेंगे, तो इसको हम एनालॉगी बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स में देख लो सब। इसके एग्जांपल्स में क्या क्या चीजें हैं, पहला कौन सा है, तो इंसेक्ट और बर्ड जो रहेगा। तो ये मेनली क्या रहेगा, इसका फंक्शन जो है वो सेम है, क्या करना है, फ्लाई करना है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर जो है वो क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, पहला। सेकेंड वाला कौन सा है, आईज ऑफ ऑक्टोपस और मैमल्स का। दोनों का जो है फंक्शन वही है लेकिन स्ट्रक्चर में क्या है, डिफरेंस है। इसका रिसेप्टर सेल्स और लेंस सबका क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। ये दो। डॉल्फिन है ये, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन और डॉल्फिन जो है वो पहले वाले में दिखा है ना, ये वाला में। ठीक है, पेंगुइन और डॉल्फिन का जो रहेगा वही है। नेक्स्ट क्या है, ट्रैकिया ऑफ इंसेक्ट्स और ट्रैकिया ऑफ क्या रहेगा, मतलब लंग्स ऑफ वर्टिब्रेट
लेयर से आया है और ये कौन से एक्टोडर्म लेयर से आया है। उसके पास स्वीट पोटैटो और पोटैटो का भी है, एक मॉडिफाइड रूट रहेगा और एक मॉडिफाइड फ्रूट रहेगा। हाँ बस बायोकेमिकल है ना, इसके बाद बायोकेमिकल एविडेंसेस देख लो पहले। बायोकेमिकल एविडेंसेस मतलब डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ये सब जो मॉलिक्यूलर बेसिस का पूरा वो था वही रहेगा। सिमिलैरिटीज इन प्रोटीन, जीन्स और दूसरे बायोमॉलिक्यूल्स और मेटाबॉलिज्म, तो इसका क्या रहेगा, कॉमन एंसेस्टर रहेगा, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बायोकेमिकल के हिसाब से वो चेंज होता जाएगा। तो पहला इसका देखना, जैसे कि क्या हो रहा है, प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या रहेगा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट रहेगा ऑर्गेनिज्म में, कहां से कहां, प्रोटोजोआ से लेके कॉर्डेटा तक, ये भी क्या रहेगा, बायोकेमिकल एविडेंस। इसके बाद एंजाइम्स भी प्रेजेंट रहेंगे ऑर्गेनिजम्स में और सेम फंक्शन कर रहा है, और ऑर्गेनिज्म में जहाँ पर वो प्रेजेंट है सबका फंक्शन जो है उसका सेम रहेगा। उसके बाद ब्लड का कॉम्पोजिशन जो है, अगर प्रेजेंट है ब्लड तो उसका पूरा फंक्शन जो है वो क्या रहेगा, मतलब सेम रहेगा। उसके बाद सेलुलर एनर्जी कौन सा है, एटीपी रहेगा, या तो वो एरोबिकली प्रोड्यूस हो या एनारोबिकली प्रोड्यूस हो, लेकिन प्रोड्यूस क्या होगा, एटीपी ही प्रोड्यूस होगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉम्पोजिशन जो है डीएनए का, वो सब जगह सेम रहेगा क्योंकि वो हेरिडिटरी मटेरियल है। फिर उसके बाद आरएनए में डेवलप होगा, फिर प्रोटीन में, ताकि मतलब उसका क्या रहेगा, वो एविडेंस रहेगा कि वो चेंज होता जा रहा है। नेक्स्ट इसमें कौन सा पढ़ लिए हम लोग, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस पढ़ लिए। सेकंड कौन सा पढ़े, बायोकेमिकल थर्ड वाला था, उसके पहले मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस था। ठीक है, तो वो बुक में ना एक्चुअली सब एक साथ मिक्स करके दिया हुआ है, तो डिवीजन वाइज पढ़ लोगे तो याद ज्यादा अच्छे से रहेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। इसमें क्या हो रहा है, एडेप्टिव वेरिएशन, मतलब एडेप्टेशन के साथ ही क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। तो इसमें वही देखना है कि डिफरेंट स्पीशीज जो है एक ही ज्योग्राफिक क्या कर रहे हैं, ये कंडीशंस के हिसाब से, एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से वो अडेप्ट कर रहे हैं और इवोल्यूशन उसी हिसाब से उनका हो रहा है। एग्जांपल इसका क्या है, डार्विन के फिंचेस गैलापागोस आइलैंड है, सबके बीच यानी कि फिंचेस जो है वो अलग अलग दिख रहे हैं, तो वो उनके हिसाब से ही रहेगा। ठीक है, जैसे इन चारों का देखो, चारों का क्या है, अलग अलग, तो ये गैलापागोस आइलैंड का ही है, इसका फिंचेस जो है वो क्या है, अलग है, तो वो किसका एग्जांपल है, अडेप्टिव वेरिएशन का एग्जांपल रहेगा। बस उनका मतलब एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से वो अपने बीज को या तो लंबा करे या छोटा रहेगा, वो उस हिसाब से उनका इवोल्यूशन होगा। नेक्स्ट ये किसका है, एक और अडेप्टिव रेडिएशन का, वो किसका रहेगा, मार्सुपियंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया का है। तो इसमें देखना कि अलग अलग क्या बना रहे हैं, यहाँ पे वुल्फ का, रैट से शुरू होके एक्यूटर, ये सब, तो मतलब यहाँ पर दो चीज है, कौन सा, प्लेसेंटल मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन मैमल्स का है। इसमें क्या शो हो रहा है कि कैसे वो क्या बन रहे हैं, वुल्फ नॉर्मल प्लेसेंटल वाला और टैस्मानियन वुल्फ है वो, तो दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहे हैं, अपना इसमें ऑस्ट्रेलियन वाले में, और इसमें हाँ वो ठीक है, लेकिन वुल्फ और टैस्मानियन वुल्फ में क्या डिफरेंस है, मैं ब्लैक एंड व्हाइट करके आ जाऊंगी तब क्या डिफरेंस रहेगा, टेल का भी डिफरेंस है, वहाँ पहले स्ट्रेट टेल रहेगा दिखता है, और इसके लिम्स जो है वो बड़े बड़े हैं, तो दोनों का डिफरेंसेस अलग है, तो डिफरेंसेस इसका, हाँ कल तुम लोग मतलब नेक्स्ट क्लास में दोनों का डिफरेंसेस बताना अच्छे से समझ के कि क्या है, फोटो देख के, बुक में दिया होगा इसका, दोनों का है, ऑस्ट्रेलिया और वुल्फ का दोनों का है। क्या नहीं दिया, हाँ दिया तो है ना, एंटीएटर का दिया है, फिर उसके बाद मोल का भी दिया हुआ है। अभी देखना चाह रहे हो, तो घर से कॉल आया या कहीं से कॉल आया, जो भी है वो गायब हो गया है। कितने
आपने एविडेंसेस पढ़ लिए? कौन से? पैलेंटोलॉजिकल। बायो जियोग्राफिकल, बायोकेमिकल, पैलेंटोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल। पहले में क्या था पैलेंटोलॉजिकल में? फॉसिल्स का था। मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल में होमोलोगस और एनालोगस था। ठीक है, अच्छा एक और चीज छूट गया था, वो कन्वर्जेंट छूट गया था शायद एनालोगस का। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन रहेगा, मतलब उसमें क्या होगा? सेम ही रहेगा। हाँ, तो होमोलोगस और एनालोगस डिफरेंस जब लिखोगे तब पहला क्या लिखोगे कि पहला क्या है होमोलोगस का? सिमिलर स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन। एनालोगस का और उसका क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट होगा डाइवर्जेंट होगा? होमोलोगस डाइवर्जेंट है, वही मैं पूछ रही थी जब उससे डाइवर्जेंट का तब वो इधर उधर कर रहा था। डाइवर्जेंट का हमको नहीं दिया हुआ इसमें, कन्वर्जेंट उसका याद रखना, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन रहेगा। नेक्स्ट कौन सा है? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस है। इसमें सबसे पहले हीकल ने प्रपोज किया था इसे, और इसमें ये बताया कि जितने भी वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज होती हैं उनका क्या रहेगा, कॉमन फीचर्स रहेगा जो कि एब्सेंट रहेगा एडल्ट में। जैसे कि इसके एम्ब्रियोज है सब में क्या रहेगा, जितने भी है सबका कॉमन फीचर्स है, लेकिन एडल्ट जब बन जाएगा उसका डिफर करेगा। तो जितने भी वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज हैं डेवलप क्या करेंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन्स भी बिहाइंड द हेड जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स मतलब उसका यूज नहीं है, ठीक है, तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो है ये वो। उसके बाद ये सारी चीजें जो हैं, जो कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर है उन्होंने ये प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने ये बोला कि एम्ब्रियोज कभी भी अपने मतलब एडल्ट स्टेजेस जो है दूसरे एनिमल्स से वो क्या नहीं हो रहा, पास नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि कौन सा लॉ है यहाँ पर देख लो, हो गया, ठीक है। हीकल जो है उन्होंने बियर्स लॉ को क्या किया, फॉरवर्ड किया, क्योंकि बियर ने ये बताया था, क्या बताया था, बायोजेनेटिक लॉ। इसका मतलब होता है ऑन्टोजेनी रिपीट क्या है, फाइलोजेन। इसका मतलब जो भी एनिमल है एग से लेके एडल्ट बनते तक वो अपना स्टेजेस को रिपीट करेगा, जो उसके एंसेस्टर्स ने पास किया है वही सारों को क्या करेगा, वो रिपीट करेगा उसके पूरे डेवलपमेंट तक। तो वो इसका रहेगा। समझ में आया? तो एम्ब्रियोलॉजिकल में दो साइंटिस्ट का, पहला है हीकल नहीं था, हीकल का जो प्रपोजल बाद में उन्होंने क्या किया, बेयर ने रिजेक्ट किया, और हीकल ने ही बाद में बोला कि बेयर्स का लॉ जो है वो क्या है, बायोजेनेटिक लॉ है, और उसी लॉ के हिसाब से ऑन्टोजेनी क्या करेगा, रिपीट करेगा फाइलोजेनी को। ऑन्टोजेनी का मतलब क्या आ जाता है यहाँ पे, जो भी एंसेस्टर्स का क्या रहेगा यहाँ पर फीचर्स रहेगा, या एंसेस्टर्स का जो भी स्टेजेस रहेगा डेवलपमेंट के टाइम पे, वही जो है अभी भी वही हो रहा है एम्ब्रियोज में, वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज हो या किसी भी एम्ब्रियोज में वही हो रहा है। नेचुरल सिलेक्शन लास्ट है ना इसका। एम्ब्रियोलॉजिकल समझ में आया? कोई डाउट नहीं एम्ब्रियोलॉजिकल में? ठीक है, नेक्स्ट देख लो कौन सा है। नेचुरल सिलेक्शन से जो इवोल्यूशन हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन से जो इवोल्यूशन हो रहा है इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनिज्म जो है वो एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या कर रही है, सरवाइव कर रही है और रिप्रोड्यूस कर रही है, जो कि उसमें सूट कर पा रहा है, यानी कि जो जिंदा रह पा रहा है उस जगह पे। तो ये है कुछ एग्जांपल्स इसमें क्या क्या है, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म रहेगा जो कि मेन एग्जांपल इसका पढ़ते हैं, और दूसरा डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज इन ऑर्गेनिज्म, जैसे कोई भी हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स से जो भी क्या रहेगा, रेजिस्टेंट जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वेराइटीज का वो। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, नेचुरल सिलेक्शन का, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है जिसका वो देखते हैं हम लोग। तो पहला क्या देख रहे हैं, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का। तो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म जो है इंग्लैंड में बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि क्या क्या थे, व्हाइट विंग्ड मॉथ थे और एक क्या था, डार्क विंग्ड मॉथ थे। तो व्हाइट वाले का नाम क्या था, विस्टन वेटुलारिया था, और डार्क वाले का नाम क्या था, विस्टन कार्बोनारिया था। ये दोनों का नाम अलग अलग है।
तो वो है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ये देखते हैं कि जो डार्क विंग मॉथ्स है और लेस मतलब लेस जो हो जाता है व्हाइट वाला। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या रहता है, व्हाइट वाले ज्यादा है और ब्लैक वाले मतलब डार्क वाले कम है। और इसमें क्या हो जाता है, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन डार्क वाले ज्यादा है और व्हाइट वाले कम है। रीजन क्या होगा? रीजन में सबसे पहला बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या रहता है कि जो व्हाइट कलर का जो भी लाइकेन है वो क्या करता है, कवर करता है पूरा ट्रीज को, मतलब थिक ग्रोथ होता है। तो व्हाइट वाले यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन डार्क कलर जो मॉथ्स है वो क्या हो रहे हैं, दिखने लग जा रहे हैं। तो दिखने लगते हैं तो प्रेडेटर्स उसके ऊपर क्या करने लग रहे हैं, फीड करने लग रहे हैं, अटैक करने लग रहे हैं। ठीक है, तो वो उसको इंटेक कर लेते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ जा रहे हैं, तो इससे क्या हो जा रहा है कि जो ट्रंक जो क्या हो रहा है वो किस कलर का हो जा रहा है, डार्क कलर का हो जा रहा है, स्मोक की वजह से नॉर्मल। तो यहाँ पर कोई भी लाइकेंस ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो इस कंडीशन में व्हाइट वाले जो हैं वो क्या हो रहे हैं, सामने दिखने लग रहे हैं। तो व्हाइट वालों के ऊपर ही प्रेडेटर्स जो है वो अटैक कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, उनको वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं यहाँ पे व्हाइट वाले को। इसीलिए क्या हो रहा है कि डार्क वाले ज्यादा सर्वाइव कर पा रहे हैं व्हाइट वाले। तो ये कौन सा प्रोसेस रहा, या कौन सा नेचुरल सिलेक्शन का, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का। क्या? नहीं नहीं, इसके ऊपर क्या है, लाइकेंस ग्रो कर रहा था। ठीक है, ट्रीज के ऊपर लाइकेंस ग्रो कर रहा था, तो लाइकेंस के ऊपर व्हाइट और ब्लैक दोनों प्रेजेंट थे। लेकिन दिखता कौन सा था, ब्लैक वाला ज्यादा दिख रहा था, तो उस पे प्रेडेटर्स फीड कर रहे थे। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हो रहा है, ट्रंक जो है वो डार्क हो रहे हैं, लाइकेंस ग्रो नहीं कर रहा है उसके ऊपर। तो क्या हो जा रहा है, व्हाइट वाले ज्यादा दिखने लग रहे हैं, तो वो उसको प्रेडेटर मतलब वो उसको फीड कर रहा है। क्या हुआ? समझ आया ना अभी? लिख लोगे इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। मेलेनिज्म नाम क्यों है? मेलेनिन कहाँ का पिगमेंट है? स्किन पिगमेंट ही रहेगा ना, मेलेनिन जो रहेगा जो कलर प्रोवाइड कर रहा है वो रहेगा। रिवाइज कर लो वापस, कौन से थे, कौन से एविडेंसेस हैं, एविडेंसेस बताओ कौन से हैं। नोट कर लो सबको, वो मैं भेजूंगी लेकिन अभी नोट कर लो। बस यहाँ बैठ के बात करना है, लिखना नहीं है किसी को भी। आज ग्रुप में डाल दूंगी, 11 तारीख को टेस्ट है ना उसका, रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन का और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। फ्राइडे अभी है ना, मैं मंडे की बात कर रही हूँ। तो बीच में राखी का छुट्टी है और संडे भी छुट्टी है। हाँ तो यहाँ भी दे देना। चौथा चैप्टर तो, अच्छा हाँ, तुम्हारा पॉलिकुलर और प्रिंसिपल है वो तो है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का हो गया था ना टेस्ट। हाँ लेकिन फिर भी उसका और दोनों को मिला के रिप्रोडक्टिव हेल्थ का भी। हाँ
सेकेंड और थर्ड है। पैलेंटोलॉजिकल में फॉसिल्स हैं वो नोट कर लेना साइड में। और हाँ, कनेक्टिंग लिंक जो भी था, जो तीन बोली थी वो लिख लो। आर्क्योप्टेरिक्स, सिमोरिया और नियोपिलिना। पहले आर्क्योप्टेरिक्स लिख लो। तुमको नहीं लिखना है। हो गया, आर्क्योप्टेरिक्स लिख लिए, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। क्या? हाँ, नेक्स्ट किसका किसका लिखना, नियोपिलिना का लिख लो और सिमोरिया का लिख लेना। हाँ, नियोपिलिना जो है वो एनालिडा और मोलस्का के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। और सिमोरिया का क्या है? क्या है सिमोरिया का? किसके बीच? और पूरी भी कंप्लीट कर लेंगे आज। हो गया क्या? एम्फीबियंस का? क्रोकोडाइल एम्फीबियन क्यों नहीं है? टेल है उसका, स्ट्रक्चर अलग है उसका। टेल, फ्रॉग का टेल है, वो एम्फीबियन है ना। एक्सटर्नल होता है, बोल के आ रहा है वो। अब तो लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट का फ्रॉग पढ़ लिए होगे तो याद होगा सही से। क्रोकोडाइल में फोर चेम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। क्रोकोडाइल का एक्सेप्शन रहेगा, फोर चेम्बर्ड हार्ट रहेगा, वो रेप्टाइल में आ रहा है, ठीक है। और एम्फीबियंस में कितने चेम्बर्ड हार्ट होते हैं? थ्री चेम्बर, दोनों में होता है। लेकिन क्रोकोडाइल का स्ट्रक्चर पूरा अलग है, क्रोकोडाइल एलिगेटर सबका अलग रहेगा, उसका टेल रहेगा प्लस दोनों में अगर वो प्रेजेंट है, लेकिन वो रेप्टाइल में नहीं आएंगे क्योंकि उसका टेल मेन प्रेजेंट रहेगा इस वजह से। और एक कुछ रहता है इसका, स्किन और स्केल्स का भी डिफरेंस है, क्योंकि एम्फीबियन में डायरेक्ट मॉइस्ट स्किन का वो रहेगा, लेकिन इसमें स्केल्स और स्क्यूज प्रेजेंट होती है, किसमें? क्रोकोडाइल। हो गया ना इतना? होमोलोगस एनालोगस लिख लो, होमोलोगस में डाइवर्जेंट और एनालोगस में कन्वर्जेंट। एग्जाम्पल एनसीईआरटी में सारे हैं। हार्ट और ब्रेन का भी उसमें लिख लेना, जो भी रहेगा एग्जाम्पल उसका बचा हुआ।
फिर ये तो वो क्या था, ये क्या था? एनालॉगस में ये सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आई ऑफ ऑक्टोपस और मैमल्स वाला देख लेना। बायोकेमिकल अच्छे से पढ़ लेना, एग्जांपल्स में लिखने के लिए हेल्प हो जाएगा ये। और एडेप्टिव रेगुलेशन में डार्विन फिंचेस वाला मार्सुपियल्स है और वुल्फ का, दोनों का। एम्ब्रियोलॉजिकल में क्या रहेगा, वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज का रहेगा। दोनों के साइंटिस्ट का नाम याद रखना है इसमें। और स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट याद रखना है, स्टेटमेंट उसमें भी है, एनसीईआरटी में भी दिया है, बियर का स्टेटमेंट जो है वो। और नेचुरल सिलेक्शन में इंडस्ट्रियल मेलानिज्म है और दूसरा डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज इन ऑर्गेनिज्म, ये दोनों रहेगा, वो याद रखना है इसमें। जब भी लिखने के लिए आएगा नेचुरल सिलेक्शन का तो ये दोनों ही लिखना है। सेकेंड वाला में अब एक बार वो पढ़ो, लाइन पढ़ो क्या लिखा है, तो मैंने ब्रीफ में नहीं बोला है। क्या मतलब हुआ? हाँ, नए स्पीशीज यानी कि उनके वैरायटीज जो है वो इवोल्यूशन शो करते रहते हैं, तो वो उसका रहेगा। मैंने इसको डिटेल में नहीं बताया, सिर्फ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का डिटेल में बताया कि बिफोर और आफ्टर का। और इन दोनों का साइंटिफिक नाम भी याद रखना, बेटुलारिया और एक क्या रहेगा, कार्बोनारिया जो है वो दोनों का। हाँ, इसके बाद देख लो क्या है, थ्योरी में कौन सा है। पहले लमार्क का थ्योरी है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का। फिर डार्विन का थ्योरी है, डार्विनिज्म, जो सेम वही नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी रहेगा। और एक म्यूटेशन थ्योरी है, ह्यूगो डिब्रिस का। ठीक है, ये तीनों रहेगा, याद रखना इसमें। तो पहला किसका देखेंगे हम लोग, लमार्क का, यानी कि लमार्किज्म जो रहेगा वो। तो इसमें क्या रहेगा, जो इवोल्यूशन हो रहा है लाइफ फॉर्म्स का, वो कैसे हो रहा है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। मतलब कैरेक्टर्स वो डेवलप कर रहे हैं, उस हिसाब से उनका क्या रहेगा, इनहेरिटेंस होता रहेगा। उसके बाद इसमें क्या क्या चीजें देख लो, जैसे कि क्या लिखा है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कैसे डेवलप हो रहा है, हम यूज कर रहे हैं या डिसयूज कर रहे हैं ऑर्गन्स का, उस हिसाब से एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रहे हैं। यूज ऑफ ऑर्गन्स में पहला कौन सा है, लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ। ये कंटिन्यूस रहेगा क्योंकि ट्रीज बड़े होते जा रहे हैं, तो ये एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो इनहेरिट हो गया किसमें, लॉन्ग नेक में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डिसयूज, डिसअपियरेंस ऑफ लिम्स इन स्नेक। स्नेक का कोई काम ही नहीं, यहाँ पे हाथ पैर पहले प्रेजेंट रहते थे, उसके बाद उसका डिसयूज होने लगे, उसका कोई काम ही नहीं रहता क्योंकि वो क्रॉल कर लेते हैं, तो इस वजह से इसका रहेगा। तो ये थ्योरी जो है वो एलिमिनेट हुआ था, क्योंकि ये क्या प्रूव किया कि कैरेक्टर्स ही क्या हो रहे हैं, इनहेरिट हो रहे हैं किससे, ओनली थ्रू जीन। तो ये याद रखना इसमें कि जो ये थ्योरी एलिमिनेट आउट हुआ था, क्यों हुआ था ये एलिमिनेट, किसका, लमार्क का या लमार्किज्म। तो लमार्क का क्या था, थ्योरी क्या था, इवोल्यूशन कैसे हो रहा है इसमें, एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। टाइम के साथ तो सब इवोल्यूशन हो रहा है। इसके एग्जांपल में दोनों याद रखना, क्या वो, इसमें देखना डार्विनिज्म का, डार्विन का देखना, चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ये किसके ऊपर था, ये सी वॉयज के ऊपर, ये सेल शिप था जिसका नाम एचएमएस बीगल था। तो अल्फ्रेड वैलेस ने और थॉमस माल्थस जो थे वो, मतलब ये नेचुरलिस्ट थे जिन्होंने जो वर्क कर रहे थे इसके ऊपर। तो इनका जो मतलब इन्होंने पॉपुलेशन जो कि इन्फ्लुएंस किया किस चीज को, डार्विन को, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से उन्होंने ये देखा, जब वो ट्रैवल कर रहे थे तब उन्होंने ये सब सोचा और देखा, सोचा मतलब देखते गए उस तरीके से। क्या किसी को, हाँ, इसमें ये था कि ये किसके ऊपर था, जब वो सी वॉयज में थे शिप के अंदर, जिसका नाम क्या था, एचएमएस बीगल नाम का शिप था वो। तो इस टाइम पे जो वैलेस और माल्थस थे वो जो है वो ये सिमिलर कंक्लूजन में आए थे, जो लमार्क का कंक्लूजन और डार्विन का क्या था, नेचुरल सिलेक्शन का था ना। तो नेचुरल सिलेक्शन के कंक्लूजन पे वो आए थे, जो पॉपुलेशन जो क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है डार्विनिज्म को, उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे थे। तो ये बैठे बैठे वो सोचते सोचते मतलब उनका वो रहा। तो उसमें वही था, नेचुरल सिलेक्शन में उन्होंने ये बताया, दो की कॉन्सेप्ट थे। सबसे पहला कौन सा था, ये
ब्रांचिंग डिसेंट था, इसका मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहेंगे वो मॉडिफाइड रहेंगे उसके डिसेंडेंट से जो कि प्रीवियस लाइफ फॉर्म्स के थे, यानी कि उनका एंसेस्टर जो रहेगा वो क्या रहेगा, वही कॉमन, हाँ कॉमन एंसेस्टर रहेगा, लेकिन धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं, इवोल्यूशन कर रहे हैं और ऑर्गेनिज्म जो है वैसे ही मॉडिफाई हो रहे हैं। तो ये ब्रांचिंग डिसेंट याद रखना किसका रहेगा, डार्विन का पहला कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, ब्रांचिंग डिसेंट। दूसरा तुम्हारा वही है नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, दूसरा वही रहेगा। इसमें क्या क्या नजर आ रहा है बताओ, नेचुरल सिलेक्शन इंडस्ट्रियल मैनेलिज्म वाला वही है, तो यहाँ पर मैं ये वाला पूछ रही हूँ, सिर्फ ये बताओ, कंक्लूजन नहीं पूछती, वो क्या रहा है ये। कॉलोनी ए जो है, यहाँ क्या नजर आ रहा है, कॉलोनी बी में और कॉलोनी ए में डिफरेंस क्या है, ये किसका एग्जाम्पल था, और एक यही नेचुरल सिलेक्शन है भाई, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म भी इसका एग्जाम्पल था, तो वो रहेगा। तो वही नए स्पीशीज अकर हो रहे हैं, तो नेचर क्या कर रहा है, सेलेक्ट कर रहा है किस चीज को, फिटनेस को, यानी कि जो क्या कर पा रहा है, ग्रो कर पा रहा है उसी को रहने दे रहा है, बाकी जो है वो एलिमिनेट आउट हो जाते हैं। तो ये किसका रहेगा, नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन का, ठीक है। तो पहला नेचुरल सिलेक्शन जो पहले भी पढ़े थे वो भी किसका था, डार्विन का ही था, चार्ल्स डार्विन का डार्विनिज्म था। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं किस किस फैक्टर्स पे ये क्या है, बेस्ड है फैक्ट्स के ऊपर। तो पहला कौन सा है, पहला कौन सा है, हेरिटेबल माइनर वेरिएशन थोड़ा बहुत, फिर ओवर प्रोडक्शन, फिर क्या लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज से भी हो जा रहा है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस से भी, और दूसरा क्या है, लास्ट क्या, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को एक्सप्लेन करने आया तो क्या क्या सही है, एक्सप्लेन करने आया तो क्या लिखोगे, मैं ये पूछ रही हूँ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पढ़े ही नहीं है। हाँ, कितना फिट है एनवायरनमेंट के हिसाब से, एडेप्टेशन कितना अच्छे से कर पा रहा है, उस हिसाब से क्या करेगा, वो सर्वाइव करेगा, यानी कि इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म भी तुम उसमें लिख सकते हो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में। उसके बाद नेक्स्ट, हाँ यही चीजों को मैं वही बताया हुआ है इसमें, देखो हेरिटेबल में क्या रहेगा, या तो बेनिफिशियल या हार्मफुल दोनों रह सकता है हेरिटेबल में। उसके बाद ओवर प्रोडक्शन मतलब वो एक मैक्सिमम प्रोडक्शन तक ग्रो कर पा रहा है, जैसे बैक्टीरिया का कॉलोनी ग्रो कर रहा है। फिर लिमिटेड मतलब क्या रहेगा कि पॉपुलेशन साइज के हिसाब से जो खाना पीना वो कम हो जा रहा है, तो उसके हिसाब से वो इनहेरिट मतलब वो करने लगे, इवोल्यूशन करने लगेंगे। उसके बाद स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस वही रहेगा कि रिसोर्सेज के लिए जो भी अवेलेबल है लिमिटेड रहेगा, तो उसके लिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में वही स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस, तो ये पूरा अच्छे से लिखना अगर आएगा तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब अभी लिख लोगे, हटा देंगे। हाँ एक पॉइंट ये रहना, डार्विन ने इग्नोर किया था किस चीज को, ओरिजिन ऑफ वेरिएशन और मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन या स्पेसिएशन को, सबको क्या किया था, इग्नोर किया था। वो जो थ्योरी दे रहे थे उसके बेसिस पे ये फिट नहीं बैठता था। उस टाइम पे वही था, ठीक है। मैकेनिज्म इसका देखते हैं किसका, ह्यूगो डेवरिस का, लास्ट वाला जो रहेगा म्यूटेशन का। तो म्यूटेशन में ह्यूगो डेवरिस ने प्रपोज किया म्यूटेशन थ्योरी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया किसके ऊपर, इवनिंग प्रिम रोज के ऊपर, और बिलीव किया कि ये जो इवोल्यूशन है वो क्या हो रहा है, म्यूटेशन से हो रहा है, और थोड़े थोड़े माइनर वेरिएशन से नहीं हो रहा है करके। म्यूटेशन मतलब, ठीक है। तो लास्ट में वही देखना कि डार्विन का जो वेरिएशन था वो बहुत स्लो था, और सिर्फ डायरेक्शनल और माइनर उसमें थे। इससे क्या हुआ कि ग्रेजुअल नॉर्मल इवोल्यूशन चल रहा है, लेकिन जो सडन या रैंडम या डायरेक्शनलेस कोई भी रहेगा वो क्या रहेगा, म्यूटेशनल वेरिएशन था। तो यहाँ पे स्पीसिएशन किससे होता है, सॉल्टेशन से। सॉल्टेशन का मतलब होता है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, एक बार में, ठीक है। तो म्यूटेशन जो है वो ओरिजिन रहेगा किसका, मतलब वेरिएशन रहेगा किसका, इवोल्यूशन का ही रहेगा। तो यहाँ पर तीन सी थ्योरी कौन से पढ़े हम लोग, लेमार्क का थ्योरी था पहला, क्या था उसमें, बर्ड क्या,
एग्जाम्पल याद है, एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। स्टेटमेंट नहीं लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल लिख के आ जाओगे, पूरा हो गया। पूरे नहीं मिलेंगे, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। टर्म्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्या था? डार्विन का क्या था? नेचुरल सिलेक्शन। और एक क्या था? ब्रांचिंग डिसेंट था। ब्रांचिंग डिसेंट में मतलब क्या हो रहा है? हाँ, एंसेस्टर्स कॉमन रहेंगे, उस हिसाब से उसका रहेगा। नेक्स्ट क्या रहेगा? नेचुरल सिलेक्शन का। उसके बाद इसमें फैक्ट देख लेते हैं, फैक्ट कौन से हैं। लिख लो इसको, फैक्ट्स को। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को एक्सप्लेन भी करना। खुद से पहले करो तो देखती हूँ सबका। किसी किसी स्कूल में हो गया इवोल्यूशन, ये में हो गया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को एक्सप्लेन करो अपने वर्ड्स में सब। सेट करूंगी मैं, करो।